हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आज के वीडियोज में। दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा है पृष्ठीय रसायन, और उस पृष्ठीय रसायन में इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कोलाइड के बारे में। दोस्तों, पृष्ठीय रसायन के अंतर्गत अपने को कोलाइड का अध्ययन करना है, एंजाइम के बारे में देखना है, उत्प्रेरक के बारे में देखना है और अधिशोषण व अवशोषण के बारे में देखना है। दोस्तों, इस चैप्टर का अपना एक टॉपिक पूरा हो गया कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड के हमने गुण, उपयोग, इन सभी की बात की। आज हमारा इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक जो है वो शुरू होता है एंजाइम। दोस्तों, ये शुरू से ही तुम 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास से ही पढ़ते हुए आते हो कि एंजाइम होते क्या है। यदि हम एंजाइम की बात करें तो दोस्तों, एंजाइम एक तरीके से उत्प्रेरक ही है। जो कार्य उत्प्रेरक कर रहा है वो ही कार्य एंजाइम करता है। यदि हम एंजाइम को देखें कि एंजाइम किसे कहते हैं, यदि हम एक इसकी सिंपल सी परिभाषा बोले कि एंजाइम होते क्या हैं, तो पौधे और जंतुओं में, यदि हम पौधों की बात करें, जंतुओं की बात करें, तो पौधों और जंतुओं में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिकों को कहते हैं एंजाइम। यदि हम एंजाइम की परिभाषा दें, एंजाइम क्या होते हैं, तो पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम कहते हैं। एक वैज्ञानिक था मेयरबेक, उसने बताया कि जो एंजाइम होते हैं वो सरल व संयुग्मित प्रोटीन होते हैं, यानी एक तरीके से एंजाइम प्रोटीन अणु होते हैं और प्रभावी उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। अब जो एंजाइम है ये जैव कोशिकाओं में बनते हैं, इसलिए इनको हम जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। यदि हम एंजाइम का एक नाम और देखें तो एंजाइम को जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहा जाता है। अब दोस्तों, जो ये एंजाइम है, इन एंजाइम जो ये जैव उत्प्रेरक मैंने बोले, इनको जो नाम दिया है एंजाइम, ये नाम दिया है डब्ल्यू कोहेने नामक वैज्ञानिक ने। मैं यहां तुमको थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूं कि एंजाइम जो नाम है ये डब्ल्यू कोहेने नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो यदि हम सबसे पहले और एंजाइम की बात करें, एंजाइम का अणुभार बहुत ही अधिक होता है। एंजाइम कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। अधिकांश एंजाइम रंगहीन होते हैं। जल में और अम्ल लवण के तनु विलयन में ये विलय होते हैं। दोस्तों, ये बात थी अपने पास एंजाइम की। अब यहां अपने को एंजाइमों के कुछ उदाहरण देखने, जैसे अपने पास हम एंजाइम की यहां बात करेंगे, इन्वर्टेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, यूरिएज एंजाइम, इन सभी एंजाइमों का हम कार्य देखेंगे कि एंजाइमों का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं एंजाइम, अभी मैंने तुमको एंजाइम की परिभाषा बताई कि पौधे एवं जंतुओं के शरीर में उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम कहते हैं। ये प्रभावी उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। एंजाइम को ध्यान रखना, जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। एंजाइम कोलाइडी प्रकृति के होते हैं और जो एंजाइम के अणु होते हैं इनका व्यास होता है 10 से 100 नैनोमीटर, एनएम, नैनोमीटर। और मैंने अभी बताया एंजाइम उच्च अणुभार वाले प्रोटीन अणु होते हैं। दोस्तों, एंजाइम की परिभाषा एक हमने अभी मेयरबेक, इस वैज्ञानिक ने बताया कि जो एंजाइम होते हैं वो सरल व संयुग्मित प्रोटीन होते हैं, उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। ये एंजाइम की बात थी। अब यदि हमको ये देखना है कि कौन सा एंजाइम क्या कार्य करता है, एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के उदाहरण देखने हैं, तो वहां उन उदाहरणों को देखने से पहले अपने पास यहां एक 4-5 फॉर्मूले अपने को देखने हैं। दोस्तों, जब हम जैव अणु वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें हम एक देखेंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये फॉर्मूला अपने को देखना है। सबसे सरलतम शर्करा होती है
और इन शर्कराओं का आगे जल अपघटन संभव नहीं होता। ऐसे ही हम जैव अणु वाले पाठ में पढ़ेंगे डाइसैकेराइड। जब दो मोनोसैकेराइड के अणु आपस में जुड़ते हैं, डाइसैकेराइड का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब यहां डाइसैकेराइड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सुक्रोज, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे माल्टोज, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे लैक्टोज। दोस्तों इन तीनों का फॉर्मूला C12H22O11 है। तीनों के तीनों डाइसैकेराइड हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और जैव अणु वाले पाठ में हम एक देखेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? पॉलीसैकेराइड जो होता है इसमें 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ती हैं। और इसके अंतर्गत हम एग्जाम्पल देखते हैं स्टार्च का, सेलुलोज का, और इसका जो सूत्र होता है C6H10O5N, ये इसका फॉर्मूला होता है। दोस्तों जब हम एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो उसमें हमको ये फॉर्मूले देखने, पहले अपने को ये फॉर्मूले आने चाहिए। मोनोसैकेराइड सबसे सरलतम शर्करा जिनका आगे जल अपघटन संभव नहीं होता, इसके अंतर्गत हम एग्जाम्पल देखते हैं ग्लूकोज का। डाइसैकेराइड, इसका सामान्य सूत्र C12H22O11। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन तीनों की बात करेंगे। और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। जब 10 से भी अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में जुड़े तो पॉलीसैकेराइड बनता है। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज, और ये इनका सामान्य सूत्र होता है। अब दोस्तों यदि अपने को एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल देखने हैं तो सबसे पहले नंबर एक हम देखते हैं डायस्टेस एंजाइम। डायस्टेस एंजाइम का कार्य क्या है? यह एंजाइम क्या कार्य करता है? यदि हम इस एंजाइम की बात करें तो यह एंजाइम पाया जाता है माल्ट में। यह एंजाइम जो होता है ये स्टार्च का जल अपघटन करता है। माल्टोज में स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5N, दो अणु लिए, इसका जल अपघटन किया। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? डायस्टेस एंजाइम की उपस्थिति में। ये एंजाइम क्या करेगा? जो अपने पास स्टार्च है इसका जल अपघटन करेगा, और स्टार्च के जल अपघटन से बताओ हमको क्या प्राप्त होगा? C12H22O11 माल्टोज प्राप्त होगा। C12 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 20 और 2 22, 22 हाइड्रोजन। O11 5 दूनी 10, 10 और 1 11, O11। तो यदि हमसे पूछा जाए दोस्तों कि डायस्टेस एंजाइम ने क्या कार्य किया, तो यह एंजाइम जो होता है यह स्टार्च का जल अपघटन करता है, और इसके जल अपघटन से हमें प्राप्त होता है माल्टोज। यदि हमसे उल्टा पूछा जाए, बताओ स्टार्च के जल अपघटन को कौन सा एंजाइम उत्प्रेरित करता है? स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो अपना उत्तर होगा डायस्टेस एंजाइम। और दोस्तों यह एंजाइम पाया जाता है माल्ट में। ये हमने पहला एंजाइम देखा। नंबर दूसरा एंजाइम यदि हम देखें इन्वर्टेस एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम या इन्वर्टेस एंजाइम, ये एंजाइम क्या कार्य करता है? दोस्तों यदि हम इस एंजाइम की बात करें तो यह एंजाइम मिलता है खमीर में, अर्थात यीस्ट में। यह एंजाइम क्या करता है? जो अपने पास सुक्रोज है C12H22O11, ये सुक्रोज लिया हमने, सुक्रोज, इसका किया हमने जल अपघटन किया। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में। यह एंजाइम सुक्रोज का जल अपघटन करता है, और इस सुक्रोज के जल अपघटन से हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज व फ्रैक्टोज की समान मात्रा।
दोस्तों ये फ्रैक्टोज जो होता है इसका सूत्र भी यहां हमने लिख दिया ग्लूकोज, और ये अपने को प्राप्त हुआ फ्रैक्टोज। दोनों का ही फॉर्मूला C6H12O6 है, ग्लूकोज का भी और फ्रैक्टोज का भी। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा साहब जब दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 है तो फिर इनमें नाम में अंतर क्यों आया? दोस्तों जब हम जैव अणु वाले पार्ट को देखेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि ग्लूकोज में तो पाया जाता है एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह CHO, और जो फ्रैक्टोज होता है जब हम इसकी संरचना की बात करेंगे तो इसमें पाया जाता है कीटोन क्रियात्मक समूह। तो हम यहां बात कर रहे हैं इन्वर्टेज एंजाइम कि यह एंजाइम क्या कार्य करता है। तो यदि हम इस एंजाइम की बात करें तो यह एंजाइम जो है यह सुक्रोज का जल अपघटन करता है, जिससे हमको ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की समान मात्रा प्राप्त होती है। यह इस एंजाइम का कार्य है। दूसरे एंजाइम की बात की हमने, पहला एंजाइम हो गया डायस्टेस एंजाइम, स्टार्च के जल अपघटन को करता है, स्टार्च का जल अपघटन होता है, माल्टोज प्राप्त होता है। दूसरे में हमने सुक्रोज का जल अपघटन किया, सुक्रोज के जल अपघटन से हमें ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की समान मात्रा प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं तीसरा एंजाइम। तीसरा एंजाइम हम लेते हैं जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम का कार्य क्या है? तुमसे दोनों तरीके से उल्टे सीधे करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि जाइमेज एंजाइम का कार्य क्या है। इस एंजाइम का कार्य है ग्लूकोज जो अपने पास है उसको एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करना। हमने लिया ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज अपने पास। अब ये एंजाइम क्या करता है? जो जाइमेज एंजाइम है, ये एंजाइम जो है ये भी खमीर में मिलता है, अर्थात यीस्ट में मिलता है, और इस एंजाइम का कार्य होता है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करना। इस क्रिया में CO2 गैस बाहर निकलती है, ये हमारे पास एथिल अल्कोहल, और कौन सी गैस बाहर निकलती है इसमें यदि हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल C2H5OH, C2H5 का मतलब एथिल और OH का मतलब अल्कोहल। यदि हम इसमें देखें 6 कार्बन, 2 दूनी 4 और 2 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 6 ऑक्सीजन, 2 और 4 6 ऑक्सीजन। तो दोस्तों इस एंजाइम ने क्या किया? इस एंजाइम ने ग्लूकोज का किण्वन किया, और ग्लूकोज के किण्वन से हमें प्राप्त हुआ एथिल अल्कोहल, और इस अभिक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यदि पूछा जाए जाइमेज एंजाइम का कार्य क्या है, ग्लूकोज का किण्वन करना या ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल को बनाना। उल्टा पूछा जाए कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन परिवर्तित करता है, तो दोस्तों जाइमेज एंजाइम, और यह एंजाइम मिलता है यीस्ट में या खमीर में। यह हमारे पास तीसरे एंजाइम की बात हो गई। अब दोस्तों यदि हम चौथा एंजाइम देखें, यूरिएज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम क्या कार्य करता है? यूरिएज एंजाइम नाम से स्पष्ट है कि यह एंजाइम यूरिया का जल अपघटन करता है। यूरिएज एंजाइम, यह एंजाइम मिलता है सोयाबीन में। यूरिया का यदि हम फॉर्मूला देखें NH2CONH2, ये अपने पास यूरिया है। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। तुमने पढ़ा होगा यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है। यूरिया एमाइड वर्ग का सदस्य है CONH2। यूरिया का IUPAC नाम एमिनो मेथेनेमाइड, इसका तो ले लिया पूर्व लगन। एल्केनेमाइड, एक कार्बन मेथेनेमाइड, हमने यहां लिख दिया यूरिया। ये तुमको याद रखना है कि ये प्रथम कार्बनिक यौगिक है। यूरिया जो है एमाइड वर्ग का सदस्य है,
और इसका IUPAC नाम एमिनोमेथेनेमाइड होता है। अब दोस्तों हम यूरिया का करें जल अपघटन। बताओ यूरिया का जब हम जल अपघटन करेंगे तो जल अपघटन करने पर क्या होगा अपने पास? यूरिएज एंजाइम जल अपघटन करता है। अब क्या होगा इसमें? एक H इसको दे देंगे अमोनिया, एक H इसको दे देंगे अमोनिया, और कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताओ इसने यूरिया को किस में परिवर्तित कर दिया? अमोनिया में। और इस अभिक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों यूरिएज एंजाइम का कार्य क्या है? यह एंजाइम यूरिया का जल अपघटन करता है अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में। यूरिया का जल अपघटन कौन सा एंजाइम करता है? यूरिएज एंजाइम। तो दोस्तों हमने यहां कुछ एंजाइमों की बात की कि कौन सा एंजाइम क्या कार्य कर रहा है। तो एक बार मैं इसको पूरा बता दूं। पहले हमने देखा कि एंजाइम होते क्या हैं, एंजाइम किसे कहते हैं। एंजाइम पौधे और जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जो है उनको एंजाइम कहते हैं। फिर हमने यहां एंजाइमों की कुछ विशेषताओं की बात की कि एंजाइमों को जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। एंजाइम कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, इनका अणुभार बहुत अधिक होता है। अधिकांश एंजाइम रंगहीन होते हैं, जल में लवणों के तनु विलयन में ये विलय होते हैं। एंजाइम अणुओं का व्यास लगभग अपने पास यदि देखें तो 10 से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। फिर दोस्तों हमने ये 3 प्रकार के फॉर्मूले देखे कि मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज आता है इसके अंतर्गत, फ्रैक्टोज भी आता है इसके अंतर्गत, और यदि हम जैव अणु वाले पाठ में बात करेंगे तो इसके अंतर्गत गैलेक्टोज भी आता है। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज सब मोनोसैकेराइड हैं। तीनों का फॉर्मूला जो मैंने बोले, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज C6H12O6 होता है। डाइसैकेराइड, इसके अंतर्गत सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज का अध्ययन करेंगे। यहां इसका सूत्र C12H22O11 होगा। और पॉलीसैकेराइड, इसके अंतर्गत हम स्टार्च और सेलुलोज का अध्ययन करेंगे और इसका फॉर्मूला अपने पास होता है C6H10O5 का होल N। फिर दोस्तों मैंने यहां कुछ एंजाइमों की बात की, 4 एंजाइम देखे अभी हमने डायस्टेस एंजाइम की बात की जिसने स्टार्च का जल अपघटन किया। हमने इन्वर्टेज एंजाइम की बात की जिसने सुक्रोज का जल अपघटन किया। हमने जाइमेज एंजाइम की बात की जिसने ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित किया। हमने यूरिएज एंजाइम की बात की जिसने यूरिया का जल अपघटन किया। दोस्तों यदि हम और एग्जांपल देखें इसके अंतर्गत, अब दोस्तों यदि हम 5वें एंजाइम की बात करें तो अपने पास है लैक्टोबैसिलस एंजाइम। लैक्टोबैसिलस एंजाइम दोस्तों जो ये एंजाइम होता है ये पाया जाता है दही में, और इस एंजाइम का कार्य होता है दूध को दही में परिवर्तित करना। दूध को दही में यदि परिवर्तित करना है तो ये एंजाइम करता है, और ये एंजाइम किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। ये 5वें एग्जाम्पल की बात हो गई। दोस्तों यदि हम अब 6ठे एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अलावा अपने पास माइकोडर्मा एसिटाई एक एग्जाम्पल है, माइकोडर्मा एसिटाई। दोस्तों यदि हम इस एंजाइम का कार्य देखें तो ये एंजाइम जो है वो एथिल एल्कोहल जो होता है, एथिल एल्कोहल को परिवर्तित करता है। एथिल एल्कोहल की O2 से क्रिया कराई और एथिल एल्कोहल को परिवर्तित करता है एसिटिक अम्ल में। एथिल एल्कोहल को परिवर्तित किया एसिटिक अम्ल में, CH3COOH में, और क्या बनता है अपने पास? जल। CH3COOH का नाम एसिटिक अम्ल। तो यहां ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम एथिल अल्कोहल जो होता है इसको परिवर्तित करता है। जब इसकी क्रिया O2 से होती है तो ये एंजाइम इसको एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो यहां ये एंजाइम का कार्य हो गया।
इसके अलावा अपनी मुख की लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन एंजाइम, जो मुख की लार में पाया जाता है, यह एंजाइम जो स्टार्च होती है उस स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ऐसे यदि हम पेप्सिन एंजाइम की बात करें, पेप्सिन एंजाइम क्या कार्य करता है, तो अमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। और ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, यदि हम इस एंजाइम का कार्य देखें तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, एमिनो अम्ल में। तो दोस्तों यहां हमने कुछ एंजाइमों की बात की है। एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के हमने कुछ एग्जाम्पल देखे कि कौन सा एंजाइम क्या कार्य करता है। दोस्तों अपने प्रत्येक एंजाइम का कार्य याद होना चाहिए कि कौन से एंजाइम ने कौन सी अभिक्रिया को किया, कौन सी अभिक्रिया को पूर्ण किया। तो मैं एक बार दोबारा सब एंजाइमों के बारे में बता दूं कि डायस्टेस एंजाइम ने स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित किया, इन्वर्टेस एंजाइम ने सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में परिवर्तित किया, जाइमेज एंजाइम ने ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित किया, यूरिएज एंजाइम ने यूरिया का जल अपघटन किया, लैक्टोबैसिलस एंजाइम ने दूध को दही में परिवर्तित किया, माइकोडर्मा एसिटाइन ने एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित किया, मुख की लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन, इसने स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित किया, अमाशय में पाए जाने वाला पेप्सिन, इसने प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित किया, और ट्रिप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित किया। तो दोस्तों ये कुछ एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल कि कौन सा एंजाइम क्या कार्य करता है। अब यदि हम बात करें कि एंजाइमों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो दोस्तों हम अगला टॉपिक देखते हैं कि एंजाइमों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। अब दोस्तों हम देख रहे थे एंजाइम उत्प्रेरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। हमको यहां एंजाइम की इन विशेषताओं की बात करनी है। सर्वाधिक प्रभावी उत्प्रेरक होता है एंजाइम, एंजाइम उच्च विशिष्ट प्रकृति का होता है, एंजाइम के द्वारा होने वाली अभिक्रियाएं ताप पर निर्भर करती है, पीएच पर निर्भर करती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले गुण की बात करें तो एंजाइम सबसे अधिक प्रभावी उत्प्रेरक है। एंजाइम किसी भी अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, और जब सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है तो वो अभिक्रिया तेजी से होने लगती है। इस ऊर्जा के बारे में हम रसायन बलगतिकी वाले पाठ में देखेंगे कि सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है तो अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, जल्दी होती है। तो एंजाइम किसी भी अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। कोई भी अभिक्रिया, यदि कोई अभिक्रिया एंजाइम की उपस्थिति में है तो एंजाइम का एक अणु अभिकारक या क्रियाकारक के लाखों अणुओं को 1 मिनट में उत्पाद में परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब एंजाइम सर्वाधिक प्रभावी उत्प्रेरण है, सबसे अधिक प्रभावी है, क्योंकि एंजाइम ने अभिक्रिया में कौन सी ऊर्जा कम कर दी? सक्रियण ऊर्जा। जिससे क्या हुआ? एंजाइम के एक अणु ने अभिकारक या क्रियाकारक के लाखों अणुओं को 1 मिनट में ही उत्पाद में परिवर्तित कर दिया। दोस्तों ये पहला गुण है कि एंजाइम सर्वाधिक प्रभावी उत्प्रेरक है। दूसरे गुण की बात करें, यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि हम इस गुण की बात करें कि एंजाइम उच्च विशिष्ट प्रकृति का होता है। एंजाइम की प्रकृति विशिष्ट होती है,
इसका मतलब क्या है? यदि हम इसका मतलब देखें कि एंजाइम उच्च विशिष्ट प्रकृति का होता है या एंजाइम की प्रकृति विशिष्ट होती है, तो इसका मतलब है कि एक एंजाइम केवल एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। एक एंजाइम एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। इसका मतलब क्या है? जैसे अपने पास यूरिएज एंजाइम है। अब बताओ यूरिएज एंजाइम का कार्य क्या है? इस एंजाइम का कार्य है यूरिया का जल अपघटन करना। अब तुम चाहो कि साहब हमको स्टार्च को माल्टोज में बदलना है, ये एंजाइम नहीं करेगा ये कार्य। वो कार्य तो डायस्टेस एंजाइम ही करेगा। यहां केवल ये एंजाइम क्या करेगा? यूरिया का जल अपघटन करेगा और कोई काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब एक एंजाइम एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, सभी अभिक्रियाओं को नहीं। जैसे यूरिएज एंजाइम है, इसका कार्य केवल होगा यूरिया का जल अपघटन करना और कोई अभिक्रिया को यह उत्प्रेरित नहीं करेगा। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है? विशिष्ट। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति का होता है। यह दूसरा गुण हो गया अपने पास। तीसरा और चौथे गुण की यदि हम बात करें, दोनों की बात करें, तीसरा और चौथा गुण, तो जो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं होती हैं, जो अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती हैं, वो अभिक्रियाएं ताप पर भी निर्भर करती हैं और वो अभिक्रियाएं पीएच पर भी निर्भर करती है। पीएच के बारे में सब जानते होंगे। पीएच हमको यह बताता है कि अपने पास कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। पीएच की परास 0 से लेकर 14 तक होती है। यदि किसी विलयन की पीएच का मान 7 होता है तो वो उदासीन होता है, अर्थात न तो अम्लीय और न क्षारीय। यदि पीएच का मान 7 से कम होता है तो वह विलयन अम्लीय होता है, और यदि किसी विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो वह विलयन क्षारीय होता है। तो यहां हम दोनों की बात कर रहे थे। तो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं ताप पर भी निर्भर करती है और एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं पीएच पर भी निर्भर करती हैं। जिस ताप पर एंजाइम की सक्रियता अधिकतम होती है, जिस ताप पर एंजाइम सबसे अधिक उपयोगी होता है, उस ताप को बोलते हैं अनुकूलतम ताप या इष्टतम ताप। कहने का मतलब द्वारा मैं बोल दूं, जिस ताप पर एंजाइम की सक्रियता सर्वाधिक होती है, उस ताप को हम अनुकूलतम ताप या इष्टतम ताप कहते हैं। और इस ताप का मान होता है 298 केल्विन से 310 केल्विन के बीच में। इस ताप पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। इस ताप पर होने वाली अभिक्रियाएं सबसे अच्छी मानी जाती है या सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यदि इससे और ज्यादा बहुत अधिक ताप कर दिया जाए तो एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। मानव शरीर का ताप लगभग 310 केल्विन के बीच होता है और यह ताप एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो कहने का मतलब एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं ताप पर निर्भर करती है। जिस ताप पर एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाएं सर्वाधिक होती है, सबसे यानी हम ये कह सकते हैं सर्वाधिक उपयुक्त होती है, उस ताप को हम अनुकूलतम ताप या इष्टतम ताप कहते हैं। और इस ताप का मान होता है 298 केल्विन से 310 केल्विन। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बीच में। हमने इसको सेंटीग्रेड में बोला तो इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ये हो जाएगा 37। मानव शरीर का ताप 310 केल्विन जो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ये तीसरे गुण की बात हो गई। दोस्तों, एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाएं जो हैं वो पीएच पर भी निर्भर करती है। जिस पीएच पर एंजाइम की सक्रियता सबसे अधिक होती है, जिस पीएच पर एंजाइम की सक्रियता सबसे अधिक हो
उस पीएच को बोलते हैं अनुकूलतम या इष्टतम पीएच। और इस पीएच का मान होता है लगभग 5 से 7 के मध्य में। मनुष्य शरीर का पीएच लगभग होता है 7.4। तो इस पीएच पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होता है। तो हम यदि इसको बोले, दोनों की बात एक जैसी हुई कि एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाएं पीएच पर भी निर्भर करती है। जिस पीएच पर एंजाइम की सक्रियता अधिकतम होती है उसे अनुकूलतम पीएच या इष्टतम पीएच कहते हैं। और इस पीएच का मान लगभग 5 से 7 के मध्य होता है। मानव शरीर का पीएच लगभग 7.4 के लगभग होता है। यह अपने पास चौथे गुण की बात हो गई। अब यदि हम दोनों गुणों की बात करें, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनकी उपस्थिति से एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जो पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा दे उन्हें बोलते हैं सक्रिय कारक या सह एंजाइम। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन है, विटामिन है, प्रोटीन है, विटामिन है, धातु आयन है, Fe+2 है, जिंक+2 है, Mn+2 है। ये सभी ऐसे धातु आयन हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनकी उपस्थिति से एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। एंजाइम, जो ये धातु आयन है, वो एंजाइमों के साथ बंधित हो जाते हैं और उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। तो जो पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा दे, जिनकी उपस्थिति से एंजाइम अधिक क्रियाशील हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? सक्रिय कारक या सह एंजाइम। और लास्ट में दोस्तों निरोधक या विष, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति से एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है। वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर दे उन्हें बोलते हैं निरोधक या विष। जैसे अपने पास HCN है या जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, ये क्या करते हैं? जो एंजाइम के सक्रिय स्थल होते हैं उन पर चिपक जाते हैं और एंजाइम की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। एंजाइम के सक्रिय स्थलों से क्रिया कर लेते हैं जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाती है। ऐसे पदार्थ कहलाते हैं निरोधक या विष। दोस्तों ये एंजाइम की कुछ विशेषताएं थी। एक बार मैं दोबारा बोल दूं, एंजाइम सबसे अधिक प्रभावी उत्प्रेरक होता है, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, अभिकारक के लाखों अणुओं को 1 मिनट में उत्पाद में परिवर्तित कर देता है। एंजाइम की प्रकृति विशिष्ट होती है। एक एंजाइम केवल एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, सभी अभिक्रियाओं को नहीं। यदि हम इन भाई साहब की बात करें यूरिएज एंजाइम की, तो इसका कार्य केवल यूरिया का जल अपघटन करना है और किसी अभिक्रिया को यह उत्प्रेरित नहीं करेगा। दोनों की बात करें, एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाएं ताप पर भी निर्भर करती है। एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाएं पीएच पर भी निर्भर करती है। जिस ताप पर एंजाइम की सक्रियता अधिकतम होती है उसे अनुकूलतम ताप या इष्टतम ताप कहते हैं, और जिस पीएच पर एंजाइम की सक्रियता अधिकतम होती है उसे अनुकूलतम या इष्टतम पीएच कहते हैं। अनुकूलतम ताप का मान ये है, अनुकूलतम पीएच का मान ये है। ये पदार्थ ऐसे होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, और ये पदार्थ ऐसे होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। दोस्तों ये थी एंजाइम की विशेषताएं कि एंजाइम उत्प्रेरण में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। दोस्तों हम नया टॉपिक देखते हैं, एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की क्रियाविधि। जो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की क्रियाविधि है, इस क्रियाविधि के बारे में बताया सन 1913 में माइकेलिस व मेंटन नामक वैज्ञानिक ने। यदि हम एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की क्रियाविधि की बात करें तो इस क्रियाविधि के बारे में सन 1913 में माइकेलिस व मेंटन ने इसको प्रतिपादित किया। जो ये क्रियाविधि है पूरी की पूरी
ताला और कुंजी के सिद्धांत पर आधारित है। ताला और कुंजी का सिद्धांत, जिस प्रकार से एक ताला एक विशेष प्रकार की चाबी से खुलेगा, उसी प्रकार एक एंजाइम जो होगा वो एक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा। तो यदि हम इस क्रिया विधि के बारे में देखें कि इस क्रिया विधि में होता क्या है, तो सबसे पहली बात, इस क्रिया विधि के बारे में सन 1913 में माइकेलिस मेंटन ने इस क्रिया विधि के बारे में बताया, पहली बात। अब दूसरी बात, यदि हम इस क्रिया विधि की बात करें, किस क्रिया विधि में होता क्या है, दोस्तों मैंने यहां एक डायग्राम बनाया है। इस क्रिया विधि को हम इस सिद्धांत के द्वारा देखते हैं, माइकेलिस मेंटन के सिद्धांत के द्वारा देखते हैं कि किस तरीके से एंजाइम जो है वो किसी भी अभिक्रिया को किस प्रकार से उत्पाद में परिवर्तित कर देता है, किसी भी अभिकारक को उत्पाद में किस तरीके से परिवर्तित करता है। दोस्तों ये अपने पास एंजाइम है और एंजाइम की सतह पर ये विभिन्न कोटर या गुहाएं हैं। ये कोटर या गुहाएं जो है वो अभिलाक्षणिक आकृति की होती हैं। इन कोटर या गुहाओं में सक्रिय समूह जैसे COOH, NH2, SH आदि उपस्थित होते हैं। दोबारा बोल दूं, ये अपने पास एंजाइम का एक कोलाइडी अणु है और इस कोलाइडी अणु पर विभिन्न कोटर या गुहाएं उपस्थित होती हैं और ये अभिलाक्षणिक आकृति की होती हैं। इनमें कई सक्रिय समूह जैसे COOH, NH2, SH आदि उपस्थित होते हैं। अब दोस्तों इन सक्रिय केंद्रों के कारण ही इसकी क्रियाशीलता अधिक है। अब यहां अपने पास कोई सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का मतलब होता है क्रियाकारी पदार्थ, अभिकारक। इनकी जो बनावट होती है वो भी इसी की पूरक आकृति की होती है, जो आपस में इसमें फिट हो जाए। यानी एक तरीके से ताला है, एक कुंजी है। अब जब ताले में हम कुंजी को लगाते हैं तो कुंजी उसमें बिल्कुल फिट बैठ जाती है। उसी तरीके की बात यहां है। ये एंजाइम है और ये क्रिया करने वाला पदार्थ अर्थात अभिकारक है या सबस्ट्रेट है। ये आसानी से इसमें जो एंजाइम की सतह होती है, एंजाइम के सक्रिय केंद्र होते हैं, उसमें आसानी से फिट हो जाते हैं। तो इसकी क्रिया विधि की यदि हम बात करें तो इसकी क्रिया विधि को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है, जिस क्रिया विधि के बारे में माइकेलिस मेंटन ने बताया, उस क्रिया विधि को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, प्रथम पद। इस पद में क्या होता है? इस पद में सबसे पहले एंजाइम जिस पर विभिन्न कोटर या गुहाएं हैं, सबस्ट्रेट से क्रिया करता है, क्रियाधार से क्रिया करता है और क्रियाधार से क्रिया करके एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बनाता है। पहले पद में माइकेलिस मेंटन के द्वारा जो क्रिया विधि दी गई उसका पहला पद, इस पद में सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से क्रिया करता है। सबस्ट्रेट का मतलब क्रियाकारी पदार्थ, और क्रिया करके एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बनाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल, यह पहला पद है। इसको हम डायग्राम में देखें, एंजाइम है, इसमें सक्रिय केंद्र है, सबस्ट्रेट इससे क्रिया करता है और दोस्तों सबस्ट्रेट इससे क्रिया करके पहले बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल। इन सक्रिय केंद्रों में यह अभिकारक का जो अणु था वो फिट बैठ गया। यानी पहले पद में क्या हुआ, दोबारा बोल दूं, एंजाइम ने सबस्ट्रेट से क्रिया की और एंजाइम ने सबस्ट्रेट से क्रिया करके किसका निर्माण कर दिया? एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का। ये तो इसका पहला पद होता है। तो हम पहले पद में क्या लिखेंगे? इस पद में सर्वप्रथम एंजाइम सबस्ट्रेट से क्रिया करके एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बनाता है। यह इसका पहला पद है।
अब हम द्वितीय पद की बात करें। द्वितीय पद में क्या होता है अपने पास? द्वितीय पद में जो एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल होता है वो एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल एंजाइम उत्पाद संकुल में बदल जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल जो है वो किसमें परिवर्तित हो गया? एंजाइम उत्पाद संकुल में। एंजाइम उत्पाद संकुल में परिवर्तित हो गया। यहां आ जाए और इस डायग्राम के द्वारा देखें तो इसमें जो अपने पास एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल था, जो ये कहलाता है मध्यवर्ती, जो ये मध्यवर्ती बना पहले पद में, ये मध्यवर्ती परिवर्तित हो जाता है एंजाइम उत्पाद संकुल में। एंजाइम उत्पाद संकुल में परिवर्तित हो गया। जो अभिकारक के बड़े अणु थे वो छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो गए। ये हमने विभाजित कर दिया, एंजाइम उत्पाद संकुल बन गया। तो यहां इस पद में जो मध्यवर्ती एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल था वो एंजाइम उत्पाद संकुल में परिवर्तित हो गया। डायग्राम में देख लो, एंजाइम उत्पाद संकुल बना लिया। जो अभिकारक के बड़े बड़े अणु थे वो छोटे छोटे अणुओं में विभाजित होंगे। तीसरे पद में क्या होगा दोस्तों? यदि हम इसकी तृतीय पद की बात करें तो तृतीय पद में जो अपने पास एंजाइम उत्पाद संकुल होता है वो एंजाइम उत्पाद संकुल परिवर्तित हो जाता है प्रोडक्ट में, उत्पाद में, उत्पाद बन जाता है। और जो एंजाइम तुमने प्रयुक्त किया है वो एंजाइम उन्हें प्राप्त हो जाता है। डायग्राम में देखिए, एंजाइम उत्पाद संकुल का निर्माण हुआ। अगले पद में जो एंजाइम उत्पाद संकुल है उसने बना दिया प्रोडक्ट, उत्पाद, छोटे छोटे अणुओं में टूट गया। और जो एंजाइम तुमने प्रयुक्त किया वो एंजाइम उन्हें प्राप्त हो गया। ताला लिया, ताले में चाबी लगाई, चाबी उसमें बिल्कुल फिट बैठ गई। जैसे ही चाबी को घुमाया ताला खुल गया और चाबी बाहर निकल गई। वही बात इसमें है दोस्तों। ये क्रिया विधि जो है इसके बारे में बताया था माइकेलिस व मेंटन ने। यदि हम इसकी बात करें, इस अभिक्रिया में सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार अभिकारक इससे क्रिया करके एक मध्यवर्ती संकुल बनाता है जिसे बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल। अगले पद में एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल एंजाइम उत्पाद संकुल में परिवर्तित हो जाता है। और लास्ट पद में एंजाइम उत्पाद संकुल जो है वो प्रोडक्ट बना देता है, उत्पाद बना देता है और एंजाइम को मुक्त कर देता है। यह क्रिया विधि है, इसको चित्र के द्वारा भी हम समझा सकते हैं इस तरीके से। चित्र में वही बात है, एंजाइम ने सबस्ट्रेट से क्रिया किया, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बना, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल एंजाइम उत्पाद संकुल में परिवर्तित हो गया और यहां अगले स्टेप में प्रोडक्ट बन गया और एंजाइम मुक्त हो गया। दोस्तों ये क्रिया विधि थी, एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं की क्रिया विधि थी ये, और इसके बारे में बताया था माइकेलिस व मेंटन ने। तो दोस्तों ये तो बात थी अपने पास एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की क्रिया विधि की। अब दोस्तों हम बात करते हैं एंजाइम की उपयोगिता के बारे में और एंजाइम के वर्गीकरण के बारे में। दोस्तों वैसे ये बायोलॉजी में है पूरा का पूरा, और अभी हम एंजाइम के बारे में अभी एक चैप्टर में और पढ़ेंगे पूरी डिटेल, जैव अणु वाले पार्ट में, बायोमोलिक्यूल्स। वहां भी अपने को इस पार्ट में बायोमोलिक्यूल्स में भी वही एंजाइम की बात करनी है। वही अपने को एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइम में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, फिर विभिन्न प्रकार के हमको एंजाइमों के एग्जाम्पल देखने हैं। तो वो बातें हम दोबारा उस पाठ में भी करेंगे, इसमें भी कर रहे हैं, एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है एंजाइम का। तो यदि हम एंजाइम की उपयोगिता की बात करें तो हमारे शरीर में जब भोजन का पाचन होता है तो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का योगदान होता है। बायोलॉजी में पूरी डिटेल आती है कि अपने आमाशय में या हम भोजन का पाचन अपने शरीर में जहां भी हो रहा है तो वहां कौन कौन से एंजाइम प्रयुक्त होते हैं। पहला उपयोग यदि हम देखें तो अपने शरीर में जो भोजन का पाचन है
उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का योगदान रहता है। दोस्तों यदि हम बात करें रेनिन एंजाइम की, तो इस एंजाइम का उपयोग यदि अपने को पनीर का औद्योगिक निर्माण करना है, पनीर का निर्माण करना है, तो इसमें हम रेनिन एंजाइम को प्रयुक्त करते हैं। और यदि हम एंजाइमों के उपयोगिता की बात करें, विभिन्न प्रकार के एंजाइम जिनका उपयोग हम मदिरा के निर्माण अर्थात शराब के निर्माण में करते हैं, चमड़े को मुलायम बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, अनेक स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ जैसे माल्टोवा के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह भी एंजाइम की उपयोगिता है कि एंजाइम के द्वारा ही शराब का औद्योगिक निर्माण हो रहा है, चमड़े को मुलायम किया जा रहा है, स्वास्थ्यवर्धक पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये अपने पास कुछ एंजाइमों की उपयोगिता की बात है और हम आगे देखेंगे इस अगले पार्ट में। अब दोस्तों इसके बाद यदि हम एंजाइमों का वर्गीकरण करें, तो दोस्तों अभी तक लगभग 3000 प्रकार के एंजाइम ज्ञात किए जा चुके हैं, 3000 के लगभग। एक संगठन है IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इस संगठन ने जितने भी एंजाइम है उनको 6 समूह में विभाजित किया। वैसे अपने को इसकी डिटेल की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने को यह देखना है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने सन 1965 में जितने भी एंजाइम होते हैं उनको 6 समूहों में विभाजित किया। ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम ऑक्सीकरण अपचयन से संबंधित होते हैं, ट्रांसफरेज एंजाइम जो स्थानांतरण अभिक्रियाओं से संबंधित होते हैं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में किसी का स्थानांतरण करना, हाइड्रोलेसेज एंजाइम जल अपघटन की अभिक्रियाओं से संबंधित होते हैं, जल अपघटन वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार चौथा लाइसेज एंजाइम है, जल अपघटन के अलावा अन्य अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। आइसोमेरेज एंजाइम अंतराणविक पुनर्विन्यास करता है और यह एंजाइम इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। एटीपी का पूरा नाम जानते होंगे बायोलॉजी वाले, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उन युग्मन अभिक्रियाओं में यह एंजाइम प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों ये 6 एंजाइम है। IUB ने सन 1965 में जितने भी एंजाइम थे उनको इन 6 भागों में विभाजित किया। ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम, ट्रांसफरेज एंजाइम, हाइड्रोलेसेज एंजाइम, लाइसेज, आइसोमेरेजेज, लाइगेजेज या सिंथेटेजेज एंजाइम। तो दोस्तों ये बात थी अपने पास एंजाइम वाले टॉपिक की। दोस्तों इसमें अपने पास इस चैप्टर की यदि मैं बात करूं तो इस चैप्टर में अब 2 टॉपिक शेष बचते हैं अपने पास। एक तो अपने पास रह जाता है उत्प्रेरक क्या होता है और एक अपने पास रहता है अधिशोषण व अवशोषण क्या है। दोस्तों अगले वीडियोज में हम उत्प्रेरक की बात करेंगे। सभी लगातार घर पढ़ रहे होंगे निश्चित तौर पर, 12th क्लास में आप हो, सभी के सभी समझदार हो। मैं चाहता हूं कि आप अपना पूरा का पूरा समय पढ़ाई पर लगाएं, पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई पर दें, लगातार मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, अपने एक एक मिनट को कीमती समझें, क्योंकि जो 12th क्लास होती है वो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आगे बढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए ये क्लास तुमको बहुत निर्धारण, यानी इस क्लास के द्वारा तुम्हारा निर्धारण होता है कि तुमको क्या करना है। दोस्तों सभी से यही है कि जितनी क्षमता तुम में पढ़ने के लिए है, केवल पूरा का पूरा समय और बातों को सबको दिमाग में से निकाल दें, केवल एक ही टारगेट अपने दिमाग में रखें कि हमको कुछ करना है, हमको कुछ बनना है, आगे बन के कुछ करके दिखाना है। तो इन बातों को अपने ध्यान में रखते हुए पूरा समय, केवल यही साल है जो तुमको आगे तुमको बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साल मान लो। तो दोस्तों सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अपने समय को महत्वपूर्ण मानते हुए, एक एक मिनट को महत्वपूर्ण मानते हुए पूरा का पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पर लगाएं। आगे बहुत समय पड़ रहा है अपने पास ऐश करने के लिए, लेकिन यह समय तुमको कुछ करने के लिए है। धन्यवाद दोस्तों। तो अगले वीडियोज में हम बात करेंगे उत्प्रेरक की।